चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भैया हमारा असेंबली लैंग्वेजेस क्या होती हैं। देखो अभी तक हमने मशीन लैंग्वेजेस की बात कर ली, हमने मशीन लेवल लैंग्वेजेस की बात कर ली, हमने देख लिया कि भैया लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं वो सीपीयू पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबिलिटी पे कम। मतलब कि लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है, ह्यूमन रीडेबल होती है लेकिन अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है। आप बाइनरी कोड्स को उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। असेंबली लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज में 1+2 करते थे, अब यहीं पर ये क्या होता था, आगे चल के बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट होता था, ये बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट होता था। हमें ये बाइनरी कोड्स उतने नहीं समझ में आते थे। असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है कि इसी प्लस को हम सम के नाम से लिखते हैं, इसी माइनस को हम डिफरेंस के नाम से, एक सेकंड, इसी प्लस को हम सम के नाम से लिखते हैं। सपोज हमें कोई भी फाइल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजनी है तो यहाँ एक ऑपरेटर का हम नाम यूज करते हैं, किसका, मूव का, MOV का। तो ये जो कुछ कुछ ऑपरेटर्स हैं जिन्हें हम डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल नेम्स से बुलाते हैं, ये थोड़ा सा एक एडिशन है असेंबली लैंग्वेज में। बाकी असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज एक तरीके से सेम ही है, दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही लो लेवल लैंग्वेज है, दोनों ही बाइनरी 0 और 1 के फॉर्मेट में काम करती हैं, दोनों ही ह्यूमन रीडेबल थोड़ी सी कम होती हैं, दोनों ही सीपीयू के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन में होती हैं, कोई भी कंपाइलर का काम नहीं होता है, कोई भी कंपाइलर का काम नहीं होता है। एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं कि कुछ ह्यूमन रीडेबल एलिमेंट्स होते हैं इसमें रादर देन बाइनरी इंटरप्रिटेशंस या फिर बाइनरी जो आपके सिंबल्स होते हैं उनके। अब यहाँ असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज निमोनिक कोड्स एंड सिंबल्स। निमोनिक कोड्स कौन से हो गए भैया, आपका सम हो गया, आपका मूव हो गया। तो ये जो कुछ नेम्स हो गए, ये जो कुछ सिंबल्स हो गए, ये कौन यूज करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज करता है टू रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शंस फैसिलिटेटिंग ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग क्लोज टू द हार्डवेयर लेवल। कहने का मतलब क्या है कि इसमें बाइनरी इंटरप्रिटेशन तो है, ये हार्डवेयर के क्लोज तो है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म का भी है, कुछ चीजें हमने ह्यूमन रीडेबल भी रखी हैं ताकि इसमें इंटरप्रिटेशन, मतलब कि जो बाद में चेंजेस मॉडिफिकेशन थे वो थोड़े से इजी हो जाएं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? अनलाइक मशीन लेवल लैंग्वेज विच कंसिस्ट ऑफ बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, जैसे कि मशीन लेवल लैंग्वेज में बाइनरी और हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स होते थे, वहीं अपोजिट में असेंबली लेवल लैंग्वेजेस में आर डिजाइन टू बी रीडेबल बाय ह्यूमंस। इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे रखे गए हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल पार्ट्स हो। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लो, असेंबली लैंग्वेज कुल मिला के मशीन लेवल लैंग्वेज का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है जिसमें कुछ पार्ट्स को, कुछ ऑपरेंड्स को, कुछ ऑप कोड्स को, इसको ऑप कोड कहते हैं, कुछ ऑप कोड्स को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में रखा जाता है ताकि जो इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो बढ़ जाए। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब नेक्स्ट चीज हम बात कर लेते हैं भैया इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज तो भैया इफिशिएंसी होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है सीपीयू के साथ। कहने का मतलब क्या है कि जब आप मशीन लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखोगे ना, बस उसी चीज़ को चेप के चले आना, वही सेम चीज़ें हैं कि भैया इफिशिएंसी होता है, लो लेवल एक्सेस होता है, ठीक है, प्रेसाइज मैनिपुलेशन ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज होता है क्योंकि सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्शन में है, कोई भी कंपाइलर इन बिटवीन नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन हो सकता है। एरर प्रोन ज़्यादा होता है, एरर प्रोन ज़्यादा होता है। हालांकि ये तो चलो डिसएडवांटेज हो गया, पहले आप एडवांटेज देखो। परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, अगर कोई क्रिटिकल टास्क है तो उसको परफॉर्म करना थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल होता है। दूसरी तरफ अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी डिफरेंट सीपीयू के साथ आपके पास जो सीपीयू है, हो सकता है कि उसमें डिफरेंट असेंबली लैंग्वेजेस के आर्किटेक्चर हों, हो सकता है कि उसमें डिफरेंट मशीन लैंग्वेज के आर्किटेक्चर हों। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है ये बढ़ जाती है जब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस आ जाता है, जब सीपीयू अलग अलग होते हैं, जब सिस्टम्स अलग अलग होते हैं तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस आ जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है।
और यही एक कारण है कि भैया एरर प्रोन होता है, क्योंकि अभी भी ह्यूमन से भाई थोड़ी सी इंटरएक्टिविटी तो बना दी गई है, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहां मेमोरी मैनेजमेंट, एक सेकेंड, जहां मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअल है। कहने का मतलब क्या है कि आपके सीपीयू के साथ वो काम हो रहा है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? अब दूसरी तरफ, अब आगे हमें क्या चीज देखनी है कि भैया जो हमारा मशीन लैंग्वेज होती है और जो हमारा असेंबली लैंग्वेज होती है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये जो डिफरेंस है हमने गीक्स फॉर गीक्स से निकाला है। अब देखो गीक्स फॉर गीक्स में मैं सर्च कर रहा था कि इसको कहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज मैनर में लिखा गया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है कौन सी, लैंग्वेज की। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा अपन प्रोफेशनल वेबसाइट से निकाले, तो ये मेरे को गीक्स फॉर गीक्स का थोड़ा सा छोटे छोटे मैनर में अच्छा लगा, तो ये आप नोट कर लो, काफी सारे पॉइंट्स हैं। पहला कौन सा भैया, मशीन लैंग्वेज इज ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर्स, असेंबली लैंग्वेज इज ओनली अंडरस्टैंडेबल बाय नॉट बाय द कंप्यूटर्स। अब इसमें क्या है कि कुछ पार्ट्स जो हैं असेंबली लैंग्वेज में वो ऐसे हैं जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सम लिखूंगा असेंबली लैंग्वेज में, अगर मैं सम लिखूंगा तो इसको पहले मुझे 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना होगा, तब जाके ये सीपीयू के साथ काम करेगा। ये वाली चीज हमें समझ में आ गई। इन मशीन लैंग्वेज डेटा ओनली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फॉर्मेट, 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टाडेसिमल फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन वगैरह होता है मशीन लैंग्वेज में। वहीं असेंबली लैंग्वेज जो होती है, डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स सच एज मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड, ये जो आपके छोटे छोटे नेम्स हैं, इनकी मदद से आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। दूसरी तरफ मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये 0-1 के फॉर्मेट में लिखी हुई है, तो जो ह्यूमन बींग्स है उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। असेंबली लैंग्वेज में थोड़ी सी इजी टू अंडरस्टैंड होती है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ ऐसे हम निमोनिक्स यूज करते हैं, मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐसे कुछ निमोनिक्स यूज करते हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, तो हमें थोड़ा सा इजी पड़ता है पढ़ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन एंड एरर फिक्सिंग कैन नॉट बी डन इन मशीन लैंग्वेज। एक बार सीपीयू आपका बन के, आपका सिस्टम आपके घर पे आ गया, तो अब एज अ प्रोग्रामर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये वाली चीज रहती है। मॉडिफिकेशन एंड एरर फिक्सिंग कैन बी डन इन असेंबली लैंग्वेज, इसमें क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन थोड़ा सा पॉसिबल होता है, तो यहाँ एरर को फिक्स करने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज होती है। क्या आप 0-1 इन कोड्स को मेमोराइज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते भैया। ये इजी टू मेमोराइज होती है, हम याद रख सकते हैं कि हमारा सब्ट्रैक्शन क्या है, ऐड क्या है, किस तरीके से हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, हम इसको मेमोराइज करके रख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट जरूर कर लेना यार, ठीक है। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये हो गया आपका इरेज, ठीक है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लो, काफी अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे। अब अगले कुछ 3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। एग्जीक्यूशन इज फास्ट इन मशीन लैंग्वेज बिकॉज ऑल डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस, मतलब कि जैसा इसमें एग्जीक्यूशन की बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है, अगर हमने सम लिखा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर हमने इसमें सम लिखा है तो पहले इसे हमें 0-1 के फॉर्मेट में करना पड़ेगा, उसके बाद सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो थोड़ी जो एग्जीक्यूशन की प्रोसेस रहती है वो स्लो हो जाती है। क्या होती है भैया? स्लो हो जाती है। वहीं अगर मशीन लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ एग्जीक्यूशन की प्रोसेस फास्ट होती है, क्योंकि यहाँ जो कोड होता है वो ऑलरेडी बाइनरी फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है। देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर, यहाँ नीड ऑफ ट्रांसलेटर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बाइनरी फॉर्मेट में है, तो वहाँ ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज द मशीन लैंग्वेज। हाँ चलो, अब असेंबलर इज रिक्वायर्ड, कहने का मतलब क्या है? हाँ शायद ये चीज़ मैं थोड़ा सा भूल गया आपको बताना। जो आपकी असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं, ये जितने भी ऑप कोड्स हैं, आपके इनको क्या करता है? कंपाइलर के पास भेजता है। किसके पास भेजता है? कंपाइलर के पास भेजता है, जिसे इस कंपाइलर को, जिसे हम क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? असेंबलर कहते हैं। अब इसमें ये मत बोलना कि भैया हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर यूज होता है,
वो कंपाइल कर रहा है, ये असेंबल कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ ये असेंबलर क्या करता है, 010101 आपके बाइनरी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करता है और तब जाके सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज में पूरे कोड को ही ऐसा करना पड़ता है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ कुछ पार्ट को करना होता है, जो इनके निमोनिक्स होते हैं, जो सम हो गया, ऐड हो गया, सम सब्ट्रैक्ट मूव, तो ये जो निमोनिक्स से छोटे छोटे सिर्फ इनको चेंज करना पड़ता है। इस वजह से ये एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस थोड़ी सी इजी टू एग्जीक्यूट होती हैं, लेकिन एज कंपेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेजेस थोड़ी सी हार्ड टू एग्जीक्यूट होती हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या बचा हुआ है, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया, मशीन लैंग्वेज इज हार्डवेयर डिपेंडेंट, मतलब ये हार्डवेयर पे डिपेंड करता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज इज द मशीन डिपेंडेंट एंड इज नॉट पोर्टेबल। अब ये चीज भी आप नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं भैया हमारी हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। अगर मैं बात करूं अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस की, अगर मैं बात करूं हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस की, तो सबसे पहले तो आप ये चीज समझो कि इंडस्ट्री में आप जितनी भी लैंग्वेजेस आज की डेट पे देख रहे हो, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, तो मुझे खुद पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं भी काम नहीं आने वाली, उसमें आप कोड नहीं कर रहे होगे। बस आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज चाहिए कि हाँ मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज कुछ कुछ तो होता है, जो कि मैंने आपको नोट्स के फॉर्मेट से और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट से बता दिया है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हाई लेवल लैंग्वेज, आप एक्चुअली में वर्क, आप एक्चुअली में प्रोग्राम, आप एक्चुअली में कोड हाई लेवल लैंग्वेज में कर रहे होगे। आप जितनी भी लैंग्वेजेस अपने आसपास देखते हो, C++ हो गया, पाइथन हो गया, आपका JS हो गया, जावा हो गया, आपका कोबोल हो गया, आपका पास्कल हो गया, आपका C# हो गया, आपका SQL हो गया, आपका HTML हो गया, आपका CSS हो गया, ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। इनका जो सिंटेक्स होता है ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, इनमें जो सिंबल्स होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल होते हैं। बस बशर्ते क्या चीज होती है कि हम सिंटेक्सेस को यूज करके प्रोग्राम्स लिखते हैं, हम सिंटेक्सेस को यूज करके प्रोग्राम्स लिखते हैं। ये प्रोग्राम जाता है कंपाइलर के पास, ये प्रोग्राम जाता है कंपाइलर के पास, कंपाइलर इसको बाइनरी कोड्स में डिकोड करता है, कन्वर्ट करता है, और फिर सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करता है। इन 4-5 प्रोसेसेस में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो एग्जीक्यूट होती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखे हुए नोट्स के लिए। अ हाई लेवल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड अ मोर यूजर फ्रेंडली एंड एब्स्ट्रैक्टेड इंटरफेस फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर। एक ज्यादा यूजर फ्रेंडली, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस बनाने के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज क्रिएट करनी पड़ी, ताकि हम सॉफ्टवेयर को जब बनाएं तो हमें राइटिंग कोड अच्छा हो जाए, या फिर जो आपका कोड लिखने वाला प्रोसेस है वो इजी हो जाए। इट यूजेस ह्यूमन रीडेबल सिंटेक्स, मैंने सिंटेक्स की बात करी, एब्स्ट्रैक्टेड कंस्ट्रक्ट्स, अब इसको भी हटा दो वरना भैया आप खुद ही बोलोगे यार ये क्या चीजें आपने बता दी। देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, छोटा छोटा मैंने आपको शुरू में ही पिछली वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 चीज़ें याद रखोगे। क्या? सिंटेक्स, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन। सिंटेक्स, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन। जहां भी हाई लेवल लैंग्वेज की बात आए, जहां भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आए, ये 3 शब्द आपकी डिक्शनरी में होने ही चाहिए, ये 3 शब्द आपकी डिक्शनरी में होने ही चाहिए। इट यूजेस ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्स allowing programmers to focus on problem solving rather than dealing with low level hardware details। अब क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर रहता है वो बाइनरी को यूज करता है, वो बाइनरी में ही चीजें समझता है, तो अगर हम एज अ प्रोग्रामर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी पे फोकस करने लग जाएंगे, सिर्फ ये फोकस करने लग जाएंगे कि भैया कंप्यूटर बाइनरी में यूज करता है चीजों को, तो हम पहले बाइनरी लैंग्वेज सीखें फिर उसके बाद उसमें कोड लिखें, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करने वाला है। ये हमारा जो फोकस है प्रॉब्लम सॉल्विंग से हटा के बाइनरी कोड्स पे ले जाके अटका देगा। तो ये वाली चीज को सॉल्व करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी फोकस में आती है। किस तरीके से होता है यहाँ पे मैंने आपको ये चीज समझा दी है। These languages typically include features such as variables। हम यहाँ variables क्रिएट कर सकते हैं, आगे मैं C++ में आपको ये चीज़ बता रहा हूँगा। यहाँ पे हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, इसको भी मैं आगे चल के आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँगा।
मेकिंग इट ईजियर टू राइट, रीड एंड मेंटेन कोड। यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से अपने VS कोड में, VS कोड आपका एक कंपाइलर है, एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे आप कोड लिख रहे होते हो, वहाँ पे आप राइट, रीड और मेंटेन बहुत अच्छे से कर सकते हो अपने कोड्स को। तो ये भैया हाई लेवल लैंग्वेज आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। चलिए अब भैया थोड़ी सी एडवांटेजेस देख लेते हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस के। रीडेबिलिटी भैया बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें, आप इसको थोड़ा सा लिख लोगे ना तो एग्जाम में आपको कंटेंट खूब सारा मिल जाएगा भरने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज ह्यूमन रीडेबल सिंटैक्सेस मेकिंग इट ईजियर फॉर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन कोड, ये वाली चीज़ आप लिख लो। पोर्टेबिलिटी भैया जो यहाँ पे कोड लिखा जाता है ये किसी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म के इंडिपेंडेंस होता है। इसको आप लिनक्स में यूज करो, इसको आप विंडोज में लिखो, इसको आप मैक ओएस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इसको लिख सकते हो और किसी भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। इसी चीज को हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पोर्टेबिलिटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं। बिल्ट इन लाइब्रेरीज का क्या मतलब होता है कि सपोज कुछ फंक्शंस हमें एडिशन कराना है, हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, तो ये जो फंक्शंस हैं इनके कोड्स ऑलरेडी किसी लाइब्रेरी में लिखे हुए हैं। हमें इन लाइब्रेरीज से इस कोड को डायरेक्ट इंपोर्ट करना है, बस सिर्फ इंपोर्ट करके और हम अपना काम चला सकते हैं। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो इंपोर्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और ये सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लो। अब एक लास्ट चीज हमारे पास बची हुई है कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। ये भी मैंने आपको 9 पॉइंटर्स में बता दी। बहुत ही छोटा छोटा इसलिए मैंने लिखा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके नोट्स थोड़ी छोटे बन जाएं, क्रिस्प बन जाएं। पहला पॉइंट क्या है? इट इज प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज, इट इज मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। हाँ, इधर चीज एक सेकेंड, इधर साइड हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इधर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाई लेवल लैंग्वेज की, प्रोग्रामर फ्रेंडली होती है क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड होती है। मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज क्योंकि ये बाइनरी फॉर्मेट में लिखी हुई होती है तो ये मशीन फ्रेंडली होती है। दूसरी तरफ हाई लेवल लैंग्वेज इज लेस मेमोरी इफिशिएंट, यहाँ पे मेमोरी कम लगती है, यहाँ पे मेमोरी ज़्यादा लगती है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, इट इज़ टफ टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे डीबग करना इजी है, वहाँ पे डीबग करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इट इज सिंपल टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना इजी है। इट इज कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। इट इज पोर्टेबल, एक डिवाइस से या मैं कहूँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम से आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे स्विच कर सकते हो, अपने कोड को ट्रांसफर कर सकते हो, पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज एक और, इट नीड्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन। कंपाइलर क्या करता है? जो ह्यूमन रिटन आपका कोड है उसको बाइनरी कोड में ट्रांसफर करता है। अब दूसरी तरफ इट नीड्स असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन। यहाँ पे मैंने असेंबली लेवल लैंग्वेज की बात करी है, ये आपका असेंबलर को यूज करता है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसलेशन। इट इज यूज वाइडली फॉर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के लिए हम डेली लाइफ में इसी को यूज करते हैं। इट इज नॉट कॉमनली यूज्ड नाउअडेज इन प्रोग्रामिंग, ये मतलब कि आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है, जो छोटे मोटे टास्क होते हैं उनके लिए प्रेजेंट होता है, मगर ये प्रोग्रामर्स के द्वारा यूज नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने बताया कि इससे आपका ज्यादा लेना देना नहीं है, बस एग्जाम में पूछे तो आपको ये लिख के आ जाना है। ये वीडियो आपकी यहीं पे एंड होती है, ये वीडियो आपकी यहीं पे एंड होती है। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करना। चलो एक बार मैं समअप कर देता हूँ चीजों को एक बार मैं समअप कर देता हूं। देखो, हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज होती है, हमारे पास एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जो आपके लो लेवल लैंग्वेज है उसमें दो पार्ट्स हैं, पहला मशीन लैंग्वेज और दूसरा हो गया भैया हमारा असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली बाइनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा होता है। ठीक है, जो आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है इनके पास कुछ इनके न्यूमोनिक्स होते हैं, इनके कुछ सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स कौन से भैया? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मूव, ये कुछ सिंबल्स इसके होते हैं। जो असेंबलर होता है वो क्या काम करता है?
असेंबलर इन्हीं निमोनिक्स को, इन्हीं सिंबल्स को क्या करता है, बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ये कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता है, पूरे कोड को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, इस वजह से ये लो लेवल की कैटेगरी में आता है। दूसरी तरफ जो हमारा हाई लेवल है वो तो हमें पता है कि जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की डेट पे यूज हो रहे हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये कुछ कुल मिला के कैटेगरीज आपको समझ में आ गई। बाकी 4th और 5th जनरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख लो भैया, लास्ट में आपका ये थोड़ा प्रमोशनल वाली चीज़ हो गई कि आपका जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है, मैंने फिजिक्स भी पढ़ाया है आपको, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ये वाली लिस्ट आपकी चली रही है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको आदित्य पाटिल सर पढ़ा रहे हैं, मैकेनिक्स की वीडियो आपकी पड़ी हुई है यूट्यूब पे ही, इरफान भैया ने पढ़ाया है। BEEE आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं, और ये पूरा कंटेंट आपका इंजीनियरिंग RGPV का बीटेक का फर्स्ट ईयर का आपका पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री प्रेजेंट है। इन सभी कोर्सेज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स BCEM जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इसको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप से पढ़ सकते हो। इसकी भी डाउनलोड करने की जो लिंक है वो iOS के लिए, एंड्रॉइड के लिए, दोनों के लिए ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कोई डाउट है ये 2 नंबर्स हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यार बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग बढ़ाना मत, बहुत ज़्यादा इसको खोदने की कोशिश मत करना कि यार असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप डाइव कर जाऊँ, ज़रूरत नहीं है। क्यूरियोसिटी है, बेशक कर सकते हो, गूगल सर्च करो, गीक्स फॉर गीक्स वगैरह पे पढ़ लो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को निकालो, ज़्यादा फोकस करो भैया जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। आगे चल के अब मैं C++, ऊप्स, POP के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स फंक्शंस के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। उस पर मैं मेन अपना एनर्जी डाल रहा हूँगा, उस पर आप मेन अपना फोकस डाल रहे होगे। तब तक के लिए नोट्स अच्छे से बनाओ, चीज़ों को रिवाइज करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।